रीतिकाल के जो अगले कवि हैं मतीराम, और उनके विषय में बात करेंगे। हम देखते हैं कि अधिकांशतः हिंदी के जितने भी कवि रहे हैं, अपने जीवन के संबंध में कोई विशेष सामग्री उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, और जो भी इनके संदर्भ में कहा जाता है उस सबके लिए किंवदंतियों का सहारा लेना पड़ता है, लोकोक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। यदि किसी कवि ने अपने बारे में कुछ लिखा है तो फिर वह एक पुष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अगर मतीराम जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं तो बहुत सारे मतभेद देखने के लिए मिलते हैं। चाहे जन्म हो, जन्म काल हो, गोत्र हो, परिवार हो, या कृतियां हो, या आश्रयदाता हो, हर किसी के संबंध में कहीं ना कोई मतभेद जो है वो प्राप्त ही हो जाते हैं, और उन मतभेदों से उबर पाना बहुत ही दुर्लभ रहता है, बहुत ही कठिन रहता है। मतीराम जी के जन्म के विषय में यदि बात करें तो मतीराम का जन्म स्थान तिकवापुर यानी कि टिकमापुर ग्राम कहा गया है, जो कि कानपुर जिले में स्थित है, और जिसके संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता। इनका जन्म स्थान भी संदिग्ध है कि फिर भी अनेक विद्वान पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र इनका जन्म स्थान तिकवापुर को ही मानते हैं, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण नामक पुस्तक में मतीराम को भूदरपुर का निवासी कहा है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने वृत्त कौमुदी के साक्ष्य के आधार पर मतीराम का जन्म स्थान बनपुर बताया, जो जिला फतेहपुर में स्थित है, और जनश्रुति के अनुसार मतीराम भी वहीं के रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पूर्वजों का निवास वृत्त कौमुदी में बनपुर बताया। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने सम्मेलन पत्रिका में मतीराम नामधारी दो कवि शीर्षक निबंध लिखे हैं। एक निबंध में मिश्र जी ने मतीराम नाम के दो कवियों का जिक्र किया है, जिसमें प्रथम मतीराम पूर्वजनी रसराज, ललित ललाम और मतीराम सतसई के निर्माता हैं, और द्वितीय मतीराम जिनका उल्लेख वृत्त कौमुदी में मिलता है वो बनपुर निवासी वत्स गोत्रीय बल बलभद्र पुत्र विश्वनाथ के तनय हैं। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार प्रथम मतीराम जो है वो तिकवापुर के निवासी हैं, द्वितीय मतीराम इनसे बिल्कुल भिन्न है। तो जो मतीराम के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों के समूह को दो भागों में बटा हुआ देखते हैं। प्रथम वर्ग में जो विद्वान हैं उनकी संख्या अधिक है, और वो मतीराम को तिकवापुर यानी टिकमापुर का ही निवासी कहते हैं, वहीं के वो निवासी हैं, और हमीर राजा के द्वारा त्रिविक्रमपुर में ससम्मान बसाए गए थे। तो ये सभी मानते हैं कि मतीराम त्रिविक्रमपुर में रहते थे, यानी कि टिकवापुर उनका स्थान था। और मतभेदों के बावजूद भी अभी तक जो इनका इस जन्म स्थान है वो सर्वसम्मति से त्रिविक्रमपुर ही स्वीकार किया गया है, और इतिहासकारों ने बहुमत के साथ ये स्वीकार किया है कि इनका जन्म संवत 1674 विक्रमी में हुआ, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं, सभी इसी तिथि को मानते हैं, यानी कि अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। शिव सिंह जी ने इनका जन्म संवत 1738 विक्रमी माना है, परंतु ये समय इनके भाई भूषण का भी है, अतः यह तिथि भ्रामक दिखाई देती है। पंडित भगीरथ मिश्र ने इनका जन्म संवत 1664 विक्रमी माना है, और ये सिद्ध भी किया है कि मतीराम नाम के दो कवि थे, जिसमें पहले वाले जो मतीराम हैं वो जो रसराज आदि ग्रंथ हैं उनके रचयिता हैं, और डॉक्टर महेंद्र कुमार ने भी मतीराम का जन्म 1661 विक्रमी माना है। महेंद्र कुमार ने जहांगीर की डायरी ताजुक ए अफशा की यात्रा तिथि के आधार पर कवि की अवस्था का अनुमान लगाया, और यात्रा संवत 1676 में हुई। जिन पुष्पों की प्रशंसा मुगल सम्राट ने की है वे पूर्व मंजरी में भी दृष्टिगोचर होते हैं, तो संभव है मतीराम उक्त अवसर पर ही जो है मिले हैं। तो इस समय इस किशोर कवि की आयु 15-16 वर्ष की रही होगी, तो उनका जन्म संवत 1661 बैठता है इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो। और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतीराम का जन्म 1660 विक्रमी के लगभग माना है, और
मृत्यु 1750 विक्रमी के लगभग मानी है। डॉक्टर महेंद्र कुमार इनकी मृत्यु 1758 विक्रमी मानते हैं। तो मतीराम के जन्म और मृत्यु का समय जो प्राप्त होता है, जितने भी साक्ष्य हैं उन सब के आधार पर और जो भी स्वीकृतियां हैं उन सब के आधार पर, तो वो 1660 से 1750 विक्रमी के लगभग स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से जो मतीराम का जन्म है वो जो कि हिंदी के ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। कई विद्वानों के अनुसार जो माना गया है उसके अनुसार सन 1617 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित जो तिकोनापुर है वहां माना गया है। संवत इसका वही बैठता है। वे जो है चिंतामणि और भूषण के भाई थे और मतीराम भूषण का भाई और भाई का संबंध था उनका। तो ये इस रूप में इनका जो जन्म है और मृत्यु है उसकी तिथि निश्चित होगी। अब अगर बात करें इनके पिता के नाम को लेकर तो उसमें भी बहुत सारे मत हैं। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ विद्वान रतिनाथ कहते हैं, लेकिन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बड़े पुष्ट प्रमाणों के साथ मतीराम और भूषण को सगा भाई मानकर इनके पिता का नाम रतिनाथ सिद्ध किया है। और अंत में मिश्र जी ने इस समस्या के निस्तारण के लिए रतिनाथ एवं रत्नाकर दोनों नामों के संदर्भ में बताया कि रतिनाथ नाम और रत्नाकर उपनाम है, मतलब ये एक ही है। रतिनाथ जी का ही नाम उपनाम रत्नाकर। गोत्र एवं गोत्र बंधुओं के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है। मतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि चिंतामणि और भूषण के सगे भाई थे। ये जो है विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो शिव सिंह जटाशंकर या नीलकंठ को भी इन्हीं का भाई मानना चाहिए। परंतु डॉक्टर भगीरथ दीक्षित भूषण को मतीराम का भाई नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने भूषण को कश्यप गोत्रीय एवं मतीराम को वत्स गोत्रीय माना है। कुछ विद्वान केवल चिंतामणि और मतीराम को भाई कहते हैं, भूषण को मतीराम का समकालीन बताते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मतीराम को वत्स गोत्रीय नाम मानकर भूधरपुर के तिवारी और बछई वंश का सिद्ध किया है। परंतु मतीराम चिंतामणि और भूषण के सगे भाई थे, यह निश्चित है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, यही तथ्य बहुत सारे विद्वानों के द्वारा आज भी स्वीकार किया जाता है। तो अंततः ये कहा जाता है कि मतीराम चिंतामणि और भूषण के सगे भाई थे। रत्नाकर जो है इनके पिता का उपनाम था और रतिनाथ इनके पिता का नाम था। और ये रीतिकालीन कवि थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और त्रिकमापुर में ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वो इनका जन्म स्थान है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी रचनाओं से पूर्व हम पहले इनके जो आश्रयदाता रहे हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किन आश्रयदाताओं के उसमें रहे हैं, कौन कौन से आश्रयदाता थे जिन्होंने इन्हें अपना अपना आश्रय प्रदान किया और जहां पर रहते हुए इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया है। तो कवि मतीराम के जो आश्रयदाता रहे हैं उनमें रीतिकाल के परिवेश के अंतर्गत रीतिकाल के कवि क्योंकि प्रायः समाज के निम्न वर्ग से आते थे और उनका जीवन यापन उच्च वर्ग में होता था, परंतु जैसे जैसे मुगल साम्राज्य अपने अस्तित्व होता गया वैसे वैसे इनकी स्थिति भी निरंतर खराब होती गई और इससे निपटने के लिए ही कवियों ने राजाश्रय लेना प्रारंभ किया था। तो इनकी काव्य प्रतिभा के बल पर इनका अपना जीविकोपार्जन चलता था। राजाओं का आश्रय लेते थे, इसलिए मतीराम ने भी अपनी जीविका चलाने के लिए किशोरावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत लगभग 80 वर्ष तक रचना काल किया और ये अनेक राज दरबारों से जुड़े रहे, सम्मान प्राप्त किया। और ये बात भी निश्चित है कि ये किसी आश्रयदाता के यहाँ लंबे समय तक नहीं रहे हैं, जहां भी रहे कुछ समय रहे हैं और फिर वहां से इन्होंने अपना स्थान, चाहे कोई भी परिस्थितियां रही। तो मतीराम का सबसे पहला जो आश्रयदाता राजा से सामना हुआ है वो जहांगीर से हुआ है। यानी कि सर्वप्रथम जहांगीर के साथ ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ये उनके आश्रय में रहे और चूंकि फूल मंजरी में स्पष्टता जहांगीर और मतीराम के नाम है, अतः जब तक अन्य दृढ़ता
से कोई और अन्य प्रमाण नहीं उपलब्ध होगा तब तक मदिराम की प्रमाणिक कृति मानने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फूल मंजरी में स्पष्ट रूप से जहांगीर और मदिराम का नाम है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहांगीर की आज्ञा पाकर संवत 1676 विक्री में नौरोज के उत्सव पर गुल ए अफशा के फूलों की प्रशंसा में महाकवि मदिराम ने फूल मंजरी का निर्माण किया और इस ग्रंथ की रचना करने के बाद उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो यदि देखें तो फूल मंजरी का जो प्रणयन इन्होंने किया है वो जहांगीर के उस समय वहां पर थे, ये राजाश्रय में थे और गुले अफशा के फूलों की प्रशंसा में इन्होंने ये ग्रंथ रचा और इस ग्रंथ की रचना के बाद पुरस्कृत हुए, फिर अन्यत्र कहीं चले गए, पर इसका कोई प्रमाण एकदम नहीं मिलता। ललित ललाम की रचना के पूर्व उनके किसी भी आश्रयदाता का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता। ललित ललाम की रचना करने से पहले ये रसराज जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की भी रचना कर चुके थे और कुछ विद्वानों का कहना यह है कि ये औरंगजेब के आश्रय में थे, लेकिन जहांगीर के अतिरिक्त अन्य मुगल बादशाहों के साथ इनका कोई संबंध जो है वो प्राय प्राप्त नहीं होता। इसमें कोई किंवदंतियां भी प्राप्त नहीं होती। इसके बाद प्रमाणिक रूप से मदिराम के आश्रयदाता पुरुष का संबंध ललित राम से ही सिद्ध होता है। मदिराम ने अपना ललित ललाम ग्रंथ बूंदी के महाराज भाव सिंह को समर्पित किया और बूंदी में इस ग्रंथ की रचना 1718 से 21 विक्रमी संवत के बीच हुई। बूंदी के महाराज से ने पुरस्कार के रूप में 4000 मुद्रा, 32 हाथी और रीढ़ी चिड़ी नामक 2 ग्राम भी मिले थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के आश्रय में भी रहे और उनमें काफी समय तक इनका समय वहीं बीता। इसके अतिरिक्त मदिराम ने अपनी सतसई रचना को भोगनाथ नरनाथ को समर्पित किया है। भोगनाथ का स्थान और शासनकाल जो है इतना ज्ञात नहीं हो पाया है। शिवाजी की श्रद्धांजलि के रूप में एक छंद प्राप्त होता है कि सुजस ओज सो साहु सुख शिवा सूर सिरदार शरद चंद आतप की सूची आतप एक बार। तो डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इससे अनुमान लगाया कि इस ग्रंथ की रचना शिवाजी की मृत्यु के पश्चात 1738 से 40 विक्रमी संवत के बीच में हुई होगी या फिर भोगनाथ से पूर्व शिवाजी के भी दरबार में गए होंगे और उनके यहाँ आश्रय में रहे होंगे। इसके अतिरिक्त मदिराम जिन आश्रयदाताओं के यहाँ रहे होंगे वो जिन जिन नामों में जाने जाते हैं वो ज्ञानचंद, फतह शाह और राजा स्वरूप सिंह बुंदेला है। इन तीनों का उल्लेख वृत्त कॉमेडी में हुआ है। ज्ञानचंद के लिए उन्होंने अलंकार पंचाशिका तथा स्वरूप सिंह के लिए वृत्त कौमुदी नामक पुस्तक का निर्माण किया। पर यहाँ इस बात का संकेत देना आवश्यक है कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने जो अपना अध्ययन दिया है उसके आधार पर सिद्ध किया है कि अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी नामक पुस्तक रीति काल में ही मदिराम नाम के किसी दूसरे कवि की है जो महाकवि मदिराम से अलग है। बहुत सारे मत मतांतर हैं इनकी रचनाओं को लेकर, नाम को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, बहुत आश्रयदाताओं को लेकर, और जो इनके साहित्य के अध्ययन के द्वारा जितना ज्ञात होता है उसके आधार पर ये सब चीजें आती हैं सामने। मदिराम की विभिन्न कृतियां और रसराज, इनकी जो विभिन्न कृतियां हैं अलग अलग इन पर विचार करें तो सबसे पहले 6 ग्रंथ इनके कहे जाते हैं। ये जो 6 ग्रंथ हैं इनमें तो एक है फूल मंजरी और दूसरी है रसराज, ललित ललाम, मतिराम सतसई, साहित्य सार, श्रृंगार सार, कुल 6 ग्रंथ कहे जाते हैं। बहुत दिनों तक मदिराम के नाम पर प्राप्त होने वाले सभी ग्रंथों को उनका समझा जाता था, लेकिन डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने जो अपना अध्ययन किया उसके आधार पर रीति काल के जो मदिराम हैं उनकी जो रचनाएं उन्होंने बताई हैं केवल ये 6 रचनाएं। इनमें सबसे पहले लेते हैं फूल मंजरी। जो फूल मंजरी है थोड़ा थोड़ा सा इनकी रचनाओं पर वर्णन करेंगे कि क्या क्या रचनाएं हैं। तो सबसे पहले फूल मंजरी को लेते हैं। ये इनकी प्रथम रचना है और इस रचना के समय कवि की अवस्था केवल 15 या 16 वर्ष की रही होगी।
पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने इसका रचना काल 1678 विक्रमी के आसपास माना है। और भाव की दृष्टि से देखा जाए या भाषा की दृष्टि से इसमें होनहार कवि के किशोर भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जहांगीर की आज्ञा से बसंत ऋतु में गुल ए अफशां नामक शाही बगीचे के फूलों का वर्णन उन्होंने किया है। हुकुम पाए जहांगीर को नगर आगरे धाम, फूलन की माला करी मतिसो कवि मतिराम। तो इस रचना में इन्होंने 60 दोहे रचे हैं, जिसमें से 59 यानी कि 59 दोहों में किसी न किसी फूल का वर्णन जरूर किया है। और इस कृति के अधिकांश दोहों में नायिका के प्रसंग को लेकर के एक एक फूल का नाम दिया गया है। रसराज में वर्णित स्वकीय प्रेम की झलक भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। नायिका नायक प्राय विवाहित दंपति से लगते हैं और किशोर या नव तारुण्य से भरे हुए लगते हैं। उनमें प्रेम की दृढ़ आस्था झलकती है। ये सारे भाव इसमें प्राप्त होते हैं इनके साहित्य में। और प्रसिद्ध कवि मतिराम की प्राथमिक रचना है, तो कुछ कुछ पर अप्रस्तुत के द्वारा नायक और नायिका का भी आरोप कर दिया गया है। भारतीय जीवन की झांकी भी देखने को मिलती है। मतिराम की अन्य कृतियों में भी इसका विकास देखने को मिलता है। इसके बाद में देखा जाए तो एक दूसरी जो इनकी रचना है वो रसराज, मतलब जो फूल मंजरी है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। जो दूसरी रचना है रसराज, रसराज मतिराम के काव्य जीवन का एक अद्वितीय ग्रंथ है और यह रचना मतिराम के जीवन का कीर्ति स्तंभ कहा जा सकता है। यह रचना प्रारंभिक समय से ही पाठकों के लिए प्रिय रही है और पाठकों के हृदय को बहुत ही भाई है। अपने काव्यात्मक रमणीयता के कारण ये ग्रंथ प्रारंभिक काल से ही काव्य रसिकों का कंठहार बना है। हिंदी पाठकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ को इनकी अंतिम कृति माना है और इसका निर्माण काल 1767 विक्रम में स्वीकार किया है। कई इतिहासकारों ने, लेखकों ने रसराज को रचना का मतलब रसराज जो ये इनका ग्रंथ है इसका रचना समय 1720 विक्रमी माना है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र मानते हैं कि इस रचना के समय कवि की अवस्था 30 से 35 वर्ष के आसपास रही होगी, जिसके कारण इन्होंने रसराज का निर्माण काल संवत 1690 से 1700 विक्रमी के मध्य माना। और अन्य कवि भी अपना एक अलग मंतव्य देते हैं और अपने अपने मंतव्य के द्वारा इसका रचना काल अलग अलग बताते हैं। तो जो अन्य विचारक हैं, अन्य समालोचक हैं, जैसे डॉक्टर महेंद्र कुमार हैं, अनेक दृष्टिकोणों से उन्होंने बहुत अध्ययन किया, फिर इस निर्णय पर पहुंचे कि मतिराम ने संभवतः रसराज की रचना फूल मंजरी के बाद और ललित ललाम से पहले की। यदि ललित ललाम का रचना काल संवत 1718 से 21 के बीच माना जाए तो 20-25 वर्ष के रहे होंगे और रसराज की रचना 1690-1700 के मध्य मानी जा सकती है। रसराज एक वृत्त रचना है जिसमें 427 खंड हैं। इनमें से 87 सवैया हैं और 62 कवित्त हैं और 275 यानी 275 दोहे। तो कुल 427 जो है वो छंद इसमें इन्होंने प्रणीत किए हैं। तो 87 सवैया, 62 कवित्त और 275 दोहा है। रसराज जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है एक श्रृंगार का, लेकिन ग्रंथ में नायिका भेद पर विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि श्रृंगार का काव्य है, श्रृंगार का ग्रंथ है, श्रृंगार पूर्ण है, लेकिन नायिका भेदों पर विशेष महत्व दिया गया है। और ग्रंथ का आरंभ जो है श्रृंगार के आलम्बन यानी कि नायक नायिका के वर्णन से होता है। ग्रंथ में श्रृंगार के आलम्बन नायक नायिका भेद का वर्णन भानुदत्त की रसमंजरी की परिपाटी के आधार पर किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में पूरा आधार रसमंजरी का ही अपनाया गया है। मतिराम ने नायिका भेद में परकिया की अपेक्षा स्वकीय के वर्णन में अधिक रुचि दिखाई है, बिल्कुल देव की भांति। और इस ग्रंथ पर मध्यकाल में अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं। कुल मिलाकर जो रसराज है वो पाठकों के द्वारा बहुत सराहा गया है और उपयोगी सिद्ध रहा है और हिंदी साहित्य में
एक विशिष्ट रचना के रूप में सामने आता है। अब इनका जो दूसरा ग्रंथ है, मतलब कि अगला ग्रंथ है, वो है ललित ललाम। ललित ललाम एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है और अपने विषय का एक अनोखा ग्रंथ है, अद्भुत कह सकते हैं इसे। ग्रंथ में अलंकार की शिक्षा का अभ्यास लक्षणों से नहीं बल्कि उदाहरणों की रमणीयता से ही होता चला जाता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और इस ग्रंथ में बूंदी दरबार के हाड़ा राजाओं की वीरता और चरित्र का वर्णन किया गया है। रसराज के समान ही रचना काल इसमें उल्लेखित कहीं भी नहीं है, परंतु इस ग्रंथ का निर्माण राजा भाऊ सिंह के आश्रय में हुआ था। अतः संवत 1715 से 1734 विक्रमी के बीच इस ग्रंथ की रचना हुई होगी, ऐसा विचारक जो है वो अनुमान लगाते हैं। तो अगर देखें ये जो इनकी रचना है, इस रचना में ललित ललाम में जो पूरा छंद है टोटल वो 401 है, 401। एंड सवैये जो हैं वो 50 हैं, 50 सवैये हैं, 73 यानी कि 73 कवित्त हैं और 8 छप्पे यानी कि 8 छप्पे हैं और टोटल 270 दोहे हैं, 270 दोहे हैं जिनके द्वारा अलंकार निरूपण किया गया। इस ग्रंथ में अलंकारों की संख्या 180 तक पहुंच गई है और इसमें मात्र अर्थालंकारों का ही विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। शुरू के 5 छंद मंगलाचरण के लिए है और मतीराम का यह जो ग्रंथ है रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों की शैली पर आधारित है। इसमें लक्षणों की अपेक्षा उदाहरणों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। संभवतः पद्यबद्ध रचना होने के कारण इस ग्रंथ में इस ग्रंथ में रीति काल के पूर्व की सभी काव्य सामग्री दिखाई देती है। इस ग्रंथ के छंद श्रृंगार मूलक, प्रशस्ति मूलक, नीति मूलक एवं भक्ति मूलक हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छंदों में गोपी संवाद भी हैं। भले ही यह ग्रंथ त्रुटिपूर्ण दोहों और अस्पष्ट लक्ष्यों के कारण आलोचना के घेरे में रहा हो, फिर भी यह ग्रंथ अपने प्रारंभिक समय से ही हिंदी पाठकों के अध्ययन का केंद्र रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो इनकी अगली रचना है वो सतसई है और सतसई में जो मतीराम की सतसई रचना है, मतीराम सतसई भी इसको कहा गया है और सतसई भी कहा गया है। तो मतीराम ने इस ग्रंथ की रचना बिहारी की सतसई से प्रेरित होकर की और इस ग्रंथ में बिहारी का अनुगमन स्पष्ट रूप से स्थान स्थान पर देखा जाता है। मतीराम ने सतसई की रचना किसी भोगराज नामक व्यक्ति के लिए की थी और इस रचना काल इसका जो मतलब के संवत काल है, रचना काल है वो संवत 1738 विक्रमी माना गया है और संभवतः मतीराम ने इस ग्रंथ की रचना इसी समय में की हो, लेकिन कुछ विद्वान इसको रसराज और ललित ललाम के बाद का कहते हैं। भाव भाषा शैली की दृष्टि से स्पष्ट है कि मतीराम की रचना है। इसमें कुल 703 दोहे हैं, जैसे कि बिहारी सतसई में भी इतनी ही है, इसलिए सतसई कहा गया है। 112 दोहे रसराज से और 71 दोहे ललित ललाम से लिए गए हैं। इस रचना में कवि ने दोहों को अपने क्रम में संजोकर प्रस्तुत किया है और इस ग्रंथ में 2 प्रकार के दोहे दिखाई देते हैं। एक है काव्य कला प्रधान और दूसरा है अनुभूति प्रधान। इस ग्रंथ के 441 दोहे श्रृंगारिक हैं, 22 भक्ति परक हैं, 15 नीति परक हैं और 40 दोहे विविध विषय निरूपक हैं। इसका जो प्रारंभ है ग्रंथ का वो भी अन्य ग्रंथों के समान मंगलाचरण से होता है। समाप्ति आश्रयदाताओं के कल्याण की कामना के साथ होती है। यहाँ पर भी कवि ने दोहों में नायिका के रूप वर्णन का स्वतंत्र एक संयोजन किया है और दोहे बिहारी के दोहों के समान कहीं कहीं पर फीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें अनुभाव योजना, प्रकृति वर्णन, उद्दीपन, तत्व संयोग और वियोग आदि पक्षों का पूर्ण रसात्मकता, भक्ति या आकर्षण कहीं कहीं पर लुप्त हो जाता है। वहां श्रृंगारिक दोहों पर भी अनेक बरवे नायक नायिका भेद का और भक्ति परक दोहों पर तुलसीदास जी की दोहावली का और प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब यदि हम इनकी अगली रचना पर दृष्टिपात करें तो साहित्य सार जो है वो अगली रचना है और साहित्य सार में मतीराम ने नायिका भेद का वर्णन किया है।
नायिका भेद विषय ग्रंथ है और इसकी हस्तलिखित प्रति दतिया राज्य के पुस्तकालय में सुरक्षित भी है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने इसी प्रति का उल्लेख मतीराम ग्रंथावली में किया है। इस ग्रंथ का निर्माण अगर काल देखें तो संवत 1740 विक्रम में माना गया है और इसमें कुल 33 छंद हैं, 33। और रचना काल जो इसका पता हो चलता है उससे ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ की रचना रसराज के बाद हुई। अब प्रश्न ये आता है कि रसराज जैसे प्रौढ़ नायिका भेद विषय ग्रंथ का निर्माण जिस कवि ने कर दिया हो वो साहित्य सार जैसा साधारण ग्रंथ क्यों लिखेगा। लेकिन कोई इस पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता क्योंकि मतीराम के इस ग्रंथ के रचना काल को कुछ विचारक जो हैं वो संदिग्ध मानते हैं, ब्रह्ममूलक बताते हैं। हो सकता है कि रसराज से पहले की रचना, लेकिन अस्तु रसराज की ही सॉरी मतीराम की ही रचना है और उन्होंने ही इसका प्रणयन किया है। अगली जो रचना है इनकी लक्षण श्रृंगार। तो जो लक्षण श्रृंगार है, लक्षण श्रृंगार भी साहित्यकार की भांति एक लघु आकार का ग्रंथ है और यह मात्र 16 पृष्ठों की रचना है। इसमें भावों विभावों का वर्णन किया गया है। यह रचना साहित्यकार की भांति केवल खोज रिपोर्ट में ही दर्ज है। यह ग्रंथ प्राप्य नहीं है, अध्ययन चल रहा है और अनुसंधान मतलब कि खोज चल रही है। उसके जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें केवल 115 छंद हैं। हस्तलिखित प्रति बिजावर राज्य के पुस्तकालय में प्राप्त होती है, वहां पर बताई जाती है और इसका जो विवरण है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने दिया है। उन्होंने इसका निर्माण काल अनुमान करके 1745 विक्रमी के आसपास बताया है और जिस प्रकार के प्रश्न साहित्यकार के संबंध में कहे जाते हैं तो उनसे वही प्रश्न लक्षण श्रृंगार के संबंध में भी आते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो इनका मतलब कि साहित्य है मतीराम जी का, तो प्रारंभ से अंत तक बहुत सारे विवादों से घिरा हुआ है। देखते हैं चाहे इनका जन्म स्थान हो, जन्म संबत हो, नाम हो, पिता का नाम हो, परिवार हो, भाई बंधु हो, इनके आश्रयदाता हो, इनकी रचनाएं हो, सभी पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और बहुत सारे मतलब कि एकदम पुष्ट प्रमाण कहीं किसी भी चीज के प्राप्त नहीं होते हैं। अध्ययन के आधार पर जितना प्राप्त होता है उतने का वर्णन किया गया है और लेकिन फिर भी जो रचनाएं प्राप्त हुई हैं वो इन्हीं की हैं और इन सब के आधार पर ये कह सकते हैं कि अब तक मतीराम कृत जो 6 ग्रंथ कहे गए हैं वो उनके ही हैं, उनमें कोई भी संदेह नहीं है। इसमें से फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई का तो प्रकाशन हो चुका है, लेकिन बाकी के जो 2 ग्रंथ हैं साहित्य सार और लक्षण ग्रंथ लक्षण श्रृंगार इनका प्रकाशन नहीं हो पाया। इन पर इनकी रचना काल पर भी प्रश्न है। खोज रिपोर्ट के आधार पर ही इसका अस्तित्व टिका हुआ है। इन ग्रंथों के संबंध में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो विवरण दिए हैं वो यही है कि मतलब खोज रिपोर्ट के आधार पर ही है। अब कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो इस पूरे विषय का एक पूरा सार देते हैं तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहा करते थे। वहां मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। बौद्धिक आनंद का मुख्य साधन वहां उक्ति वैचित्र्य समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य से युक्त था। रीतिबद्ध काव्यधारा के समस्त कवियों ने रीतिबद्ध काव्यधारा की श्रृंगारिकता, नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा प्रयोग, राज प्रशस्ति इन सभी पर अपना लेखनी चलाई है और श्रृंगार मूलक अभिव्यक्ति की है जो कि ब्रज भाषा प्रधान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रीतिबद्ध काव्य है उसके जो भी कवि रहे हैं वो हिंदी साहित्य में मतलब बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा हिंदी साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया है और जो कुछ भी उन्होंने प्रणयन किया है उसके द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक शीर्ष स्थान बनाया है। और रीतिबद्ध काव्यधारा के जो भी कवि हैं चाहे वो देव हैं, मतीराम हैं, वो सभी अपने अपने स्थान पर मतलब कि चाहे भूषण हैं, सभी अपने अपने स्थान पर विशिष्टता को धारण करते हैं और उनका काव्य वैशिष्ट्य को धारण करता है। सॉरी
तो कुल मिलाकर जो रीतिकालीन ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ये सभी अपने काव्य के द्वारा, साहित्य के द्वारा और जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उनके द्वारा और जो रीतिकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने अपना साहित्य सृजन किया है, उन सब के द्वारा हिंदी साहित्य जगत में मूर्धन्य स्थान धारण करते हैं। धन्यवाद।